हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हाँ जी बच्चों, अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें एक टॉपिक होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये ज़्यादातर मैग्नेटोस्टैटिक्स के बाद में करवाया जाता है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे पूरा यूनिट प्रिपेयर्ड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम बायट-सैवर्ट लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं सारे। तो अभी जो हम करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का एक टॉपिक है, उसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे जनरेट होता है, उसके पीछे क्या रीजन है। प्रॉपर थ्योरी डेवलप करेंगे इस पूरे यूनिट में। तो ये लेक्चर नंबर 1 है इसका। इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, उस पर टॉक लगता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं किसी डाइपोल को। तो ये सब चीजें सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। थैंक्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं? इस तरह के मटेरियल्स जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या तो वो अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में या रिपेल हो। वीकली अट्रैक्ट हो सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकते हैं या रिपेल हो सकते हैं। तो अभी तक जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने हैं वो हम 3 कैटेगरीज करेंगे, जिसमें आएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन मटेरियल्स को डिस्कस करने से पहले हमें इसके पीछे की फिजिक्स डिस्कस करनी है, थ्योरी डिस्कस करनी है कि कोई भी मटेरियल डायामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करता है या क्यों शो करता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है इस तरह के मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं, और जो अट्रैक्ट होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, जैसे आयरन। और अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन ये मटेरियल्स डिफरेंट तरह से क्यों बिहेव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी है। क्या इसके पीछे फिजिक्स है, मटेरियल्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, वो सब चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो सबसे बेसिक है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। आपको पता है कि जो मैग्नेट है उसके हमेशा 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अगर हम एक मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तब भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जाती है। दे आर ऑलवेज क्लोज लूप्स लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप्स। ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, बाय नेचर ऐसा बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और हमने एक गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस, दैट इज ऑलवेज जीरो क्लोज सरफेस में। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक डाइपोल, कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट जिसके 2 पोल्स हो, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बार मैग्नेट, जो हमारे पास बार मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, अब बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो दोनों पोल्स का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है। ये जो मैग्नेटिक लेंथ है स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, वो एक्चुअल लेंथ का एक्चुअली 80%, अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। तो ये कैपिटल एल है जो ज्योमेट्रिक लेंथ है इसकी। तो दिस इज ए बार मैग्नेट विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं, करंट कैरिंग लूप। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है लाइक दिस, इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी कुछ बार मैग्नेट जैसा ही होता है। इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है कि आपने ना अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, ऐसे घुमाना है लूप के अराउंड। ये वाला हिस्सा स्क्रीन से बाहर है, ये वाला पार्ट स्क्रीन के अंदर है, और राइट हैंड की फिंगर्स उसे घुमाएंगे तो इस तरफ आपका थंब जाएगा। जिधर आपका थंब जा रहा है वो नॉर्थ पोल होता है इसका, और इस साइड साउथ पोल होता है। तो इस लूप के भी 2 ही पोल्स होते हैं, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है। सोलेनॉइड हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम बहुत सारी लूप्स को ऐसे इकट्ठा रख दें, बहुत सारे टर्न्स बना दें, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इसमें मान लीजिए ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा डाइपोल ही होगा, separated by some distance। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का जो बिहेवियर है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस पर टॉर्क लगता है, और उसी वजह से ये मैग्नेटिज्म होता है। तो हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
इसको हम म्यू वेक्टर से डिनोट करेंगे, म्यू वेक्टर से, एंड दिस इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये है पोल स्ट्रेंथ, पोल की कितनी स्ट्रेंथ है अगर बार मैग्नेट के लिए आपको डिफाइन करना है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये कौन सी लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है बच्चे, दैट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखी जा सकती है। अगर करंट कैरिंग लूप की बात करें तो वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशन। इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा वेक्टर बनेगा, म्यू वेक्टर। अच्छा, बार मैग्नेट में किधर से किधर बनाया जाता है, देखिए ये बार मैग्नेट है मेरे पास, मान ले नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये म्यू वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इस केस में भी जिस तरफ हमारा नॉर्थ पोल बनता है, जैसे अभी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, इधर नॉर्थ बनेगा इधर साउथ बनेगा, तो साउथ टू नॉर्थ म्यू वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब इस केस में मान ले आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और इस लूप की रेडियस है स्मॉल आर, सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो इस केस में करंट कैरिंग लूप के लिए डाइपोल मोमेंट को लिखा जाएगा करंट इनटू एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, मींस यू कैन राइट आई इनटू पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए आप इस डायरेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एन कैप, मान लीजिए जो डायरेक्शन है वो एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से आया ये। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। नाउ इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप की n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फिर बच्चों इसको आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट n टाइम्स i टाइम्स a वेक्टर हो जाएगा। a वेक्टर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह की रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी a साइड है और ये b साइड है और करंट ऐसे चल रहा है, ध्यान से समझ लेंगे इसको, करंट ऐसे चल रहा है, करंट इस तरह से आपकी स्क्रीन पे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे करंट चल रहा है यहाँ पे। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाएं, आपका थंब इनवर्ड आ रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो इसके जो म्यू वेक्टर है वो स्क्रीन के अंदर बनेगा, और कितना होगा आई टाइम्स आई, अगर करंट है यहाँ पे ए इंटू बी। और इनवर्ड डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप यहाँ क्रॉस लगा सकते हो, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे सर्कुलर मोशन अगर हम कंसिडर करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग लूप। तो वही करंट कैरिंग लूप जो है, जो हम बात कर रहे हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन, करंट कैरिंग लूप। हर एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, देख लो, तो वही अभी हम करने वाले हैं। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, एटम की मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होती है। ठीक है, इसको ना हम म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसको फाइंड करते हैं। देखो, एटम के अंदर एक सिंगल एटम ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट केस। इसके अंदर एक प्रोटॉन है यहाँ पे जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ये मोशन है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द करंट। मान लो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है, उस करंट के कारण ये इसका जो ऑर्बिटल पाथ है, इट इज बिहेविंग लाइक ए डाइपोल, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ठीक है, अब जैसे हम किसी बार मैग्नेट को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, उस पर टॉर्क लगता है अगर कोई एंगल हो, तो इसी तरह से इस केस में भी टॉर्क लगेगा। हम वो टॉर्क वाले एक्सप्रेशन पे भी जा रहे हैं, बट पहले हम ये देख लें कि एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट किसी इलेक्ट्रॉन की कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने तरह की होती है। दो तरह की होती है, एक ऑर्बिटल होती है और एक स्पिन होती है। अभी हम ऑर्बिटल की बात करने वाले हैं। तो द मैग्नेटिक मोमेंट, लेट अस डिफाइन द मैग्नेटिक मोमेंट of an orbiting electron
orbiting electron around the nucleus is called orbital magnetic moment। और ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसको हम म्यू के पैर में छोटा एल लगा के ऐसे म्यू एल वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, म्यू मैंने वैसे लिया जनरल केस में, बट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है म्यू एल वेक्टर का। तो एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट केस है हमारे पास, और ये मॉडल हर जगह अप्लाई होगा जहां पे सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, लेट अस राइट द बेसिक फॉर्मूला। म्यू वेक्टर इज आई टाइम्स ए वेक्टर सिंपली। नाउ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो वी कैन हैव आई एज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, वेयर ई टाइम पीरियड, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, डायग्राम यही है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ माइनस साइन भी लगा देते हैं, नेगेटिव होता है ये चार्ज। और टी इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अभी ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है जी, चलो हम इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना चाहते हैं, तो आई कैन राइट ई अपॉन टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट। एरिया वेक्टर भी लिखना चाहते हैं, ए वेक्टर इज सिंपली पाई आर स्क्वायर एन कैप इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एन कैप is unit vector perpendicular to plane of orbit of electron। चलिए, तो यहाँ पे a वेक्टर और I दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे। on the next sheet we will get mu। तो मैग्नेटिक मोमेंट mu is equal to I times a vector। Now I is minus e omega by 2 pi into pi r square n cap। This is minus e omega r square by 2 n cap। Now this is the expression for magnetic moment according to classical theory। अभी हम classical physics यहाँ पे use कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी r की वैल्यू पुट नहीं करी। r is the radius of orbit। Now according to Bohr's model of atom, R is quantized। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने ये बताया था कि जो रेडियस है ना उसकी हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। R इज क्वांटाइज्ड। R की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, उसी रेडियस के ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h/2 पाई हो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। दिस इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये ऐसा क्यों होता है, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के पीछे की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करनी है ताकि एनर्जी का लॉस ना हो। तो उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो L होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो L इज nh/2 पाई। ठीक है जी, okay, n is integer starting from 1 2 3 and so on, first orbit, second orbit, third orbit and so on। okay, this is a vector quantity। यहाँ वेक्टर भी लगा सकते हैं अभी के लिए। चलो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो mvr, L की वैल्यू होती है mvr, ये फॉर्मूला होता है nh/2 पाई। यहाँ हम v को r टाइम्स ओमेगा, हम ओमेगा के टर्म्स में जा रहे हैं अभी। ठीक है, nh/2 पाई, ये बन गया आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू। यहाँ देखो आर स्क्वायर ओमेगा मुझे चाहिए, वो आ गया nh/2 पाई m। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो जब हम इसको 1 में पुट करेंगे
तो म्यू का जो फॉर्मूला है, म्यू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट माइनस ई बाई टू ऐसे रहेगा, साथ में आ जाएगा एन एच बाई टू पाई एम एन कैप। माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, मतलब कि करंट के कॉर्स जिधर जिधर करंट होगा उधर होगी, वो हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट शीट में हम इसको अलग फॉर्म में बनाएंगे। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए, तो म्यू एल इज माइनस ई अपॉन टू इंटू एन एच बाय टू पाई एन, ठीक है, साथ में एन का वेक्टर भी लगा दिया। अब ये ऑर्बिटल है तो मैंने एल लगा दिया पैर में। ओके, अब देखो यहाँ एन एच बाई टू पाई जो है, एन एच बाई टू पाई वो तो एल वेक्टर ही है। इन टर्म्स ऑफ एल वेक्टर लिख लेंगे इसको, तो माइनस ई बाई टू एम अलग कर दिया, एल वेक्टर अलग कर दिया जी, ठीक है। तो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एल वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में हमने मैग्नेटिक मोमेंट को लिख लिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे इन 2, बस, ठीक है, बाकी सारी चीजें मुझे पता है। तो म्यू एल की जो बेसिक यूनिट है, मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, उसको म्यू बी बोला जाता है, बोहर मैग्नेटॉन। इसका नाम है बोहर्स मैग्नेटॉन। ओके, यहाँ पे हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। E मुझे पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, 2 पाई 4 ये सब पता है, स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब आप सब कुछ पुट करेंगे तो यू विल गेट 9.273 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे n को 1 पुट कर दिया और बाकी सारे फैक्टर पुट कर दिए। जैसे E को पुट कर दिया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द माइनस 31 kg, प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये तीनों चीजें यहाँ पुट करके ये बोहर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन आ गया। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ये मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, this is equation number 3 which is very important expression for orbital magnetic moment in terms of angular momentum of electron. Okay, यहाँ पर ये जो रेशो है mu l by l, ठीक है, from 3, this is very important point, यहाँ स्टार डाल देते हैं, from 3 mu l vector by l vector, this is called ratio of orbital magnetic moment to angular momentum. It is minus e by 2m. It is always constant. जितना एंगुलर मोमेंटम बड़ा होता चला जाएगा, आप हायर ऑर्बिट में जाओगे, उतनी मैग्नेटिक मोमेंट भी बड़ी होती चली जाएगी। बट ये वाला जो फैक्टर है E by 2m, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको याद रखना है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड टर्म है जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, तो ये भी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस वी हैव स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, इलेक्ट्रॉन का ना एक और क्वांटम नंबर होता है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर s।
एस वेक्टर, जैसे ये एल वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से घूमता भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। अगर फिजिकली कोई एनालॉजी बनानी हो तो हम ऐसे सोच सकते हैं। और स्पिन की दो वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। ये चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई हैं, पॉलीस्यूजन प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है। तो वो स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो स्पिन भी करेगा अपने एक्सिस पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है हमारे पास। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, it is magnetic moment of electron due to its spin. Due to its spin on its own axis. बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन फिजिकली स्पिन करता है सर के नहीं करता। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती भी है, रिवॉल्व भी करती है, लेकिन अपने एक्सिस पे स्पिन भी करती है। वो तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसको स्पिन करता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्पिन है बेसिकली ये क्वांटम नंबर है। अगर हम बात करें एक सबशेल की, उसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते इकट्ठे जिनके सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो इसलिए एक नया क्वांटम नंबर स्पिन हमने एसोसिएट कर दिया। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बीम को मैग्नेटिक फील्ड में भी लेके जाते हैं ना, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। वो स्प्लिट, अब वहां पे तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे न्यूक्लियस के अराउंड, सिर्फ बीम है इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, कुछ राइट साइड पे चले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। तो उस केस में फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, जो उसको अलग अलग दो डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करवाता है मैग्नेटिक फील्ड में। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है जो दो डिफरेंट तरह का बिहेवियर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरीज बन जाती हैं, कईयों की स्पिन प्लस हाफ, कईयों की माइनस हाफ। तो दो तरह का वो हो सकता है, ये प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, सेम लाइंस पे हम लिखते हैं म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, या माइनस ई बाई एम आएगा एस वेक्टर, 2m नहीं आएगा इस केस में। उसका रीजन है क्योंकि स्पिन की हमारे पास दो वैल्यूज हैं इन वन सबशेल, तो वो 2 का फैक्टर यहाँ पे नहीं आता। समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड हैं, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट ये होती है, और एक इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होती है। जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल वाली, वो एटम की भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर हम एटम की बात करें, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है ना। अब जब आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है लाइक दिस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे करंट बन जाएगा यहाँ पे, इस ऑर्बिट में करंट ऐसा होगा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर से ऐसे घुमाओ अपनी नीचे की तरफ, तुम्हारा म्यू एल वेक्टर बनेगा। तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेसिकली पूरे एटम की, हाइड्रोजन के पूरे एटम की मैग्नेटिक मोमेंट है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वाला जो म्यूएल वेक्टर है, एक वेक्टर है, इस पे टॉर्क लगेगा। वो हम टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कैसे लगता है, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वापस डाइपोल पे अभी हम चल रहे हैं, डाइपोल की ही सारी बातचीत चल रही है। अभी हम समझेंगे व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। Torque acting on a magnetic dipole in uniform magnetic field. देखिए, let us suppose we have a uniform field like this, magnetic field. हम एक डाइपोल बनाएंगे इसके अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेटिक कंसिडर कर लेंगे हम। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड जो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी वो ऐसे वेक्टर बन जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दिस इज म्यू वेक्टर, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। देयर इज सम एंगल थीटा बिटवीन द डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये वाली डॉटेड लाइन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो देयर इज सम एंगल थीटा इन दिस सिचुएशन इन बिटवीन द म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर।
तो जब हम इस डाइपोल को ऐसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में ना, नॉर्थ पोल पे फोर्स लगती है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एफ वेक्टर विच इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये फोर्स कितनी होती है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं ना, फोर्स ऑन ए चार्ज इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली हियर फोर्स ऑन द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पोल स्ट्रेंथ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस तरफ लगेगी एम बी वेक्टर, और जो साउथ पोल है वो ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड भागता है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। इस तरफ फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम F1 F2 लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। दिस विल बी माइनस एम बी वेक्टर, माइनस इसलिए क्योंकि बी वेक्टर के ऑपोजिट लग रही है ये फोर्स। ओके, ये भी देख लेते हैं कि साउथ पोल इधर क्यों भाग रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा मैग्नेट पड़ा हुआ है जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है। यहाँ जो बड़ा मैग्नेट है उसका यहाँ नॉर्थ पोल होगा, उसका साउथ पोल होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी चाहिए, तो ऐसे बनी है। तो नॉर्थ हमेशा साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ हमेशा नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, इसलिए नॉर्थ इधर भागने की कोशिश करता है साउथ ऐसे, और यहाँ से हमने पिवट किया हुआ है, ऐसे फिक्स रखा हुआ उसको। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं अभी, F1 F2, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। उसके साथ साथ दे आर सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे इधर लग रही हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कपल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल। तो इस कपल के कारण इस पे टॉर्क लगेगा, सीधी सी बात है, इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो देयर विल बी फोर्सेस ऑन नॉर्थ and south poles of magnet, that is F1 vector is equal to MB vector on north pole and F2 vector is equal to minus MB vector on south pole. These two forces are separated by a perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल and torque will act on bar magnet. अब उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें देखना है, तो टॉर्क इज गिवन बाय, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी सिर्फ, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये सिंपल फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो आइदर फोर्स में एम बी आ जाएगा, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो इफ L इज द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, मैं यहाँ पे शो कर दूं, मैंने बनाई नहीं अभी, तो L इज लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ये वाली लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ ही है हर केस में। तो और ये एंगल थीटा हो गया हमारे पास। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा, L साइन थीटा, तो वो आ जाएगा इनटू L साइन थीटा। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एल, इकट्ठा कर दिया मैंने, b साइन थीटा। m इंटू एल इज म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये लेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इंटू b साइन थीटा, तो ये बन गया म्यू b साइन थीटा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू क्रॉस b। तो जब भी किसी बार मैग्नेट को, या अब मैं बात करूंगा मैग्नेटिक डाइपोल को, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप भी हो सकती है, अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पे टॉर्क लगेगा, वो घूम जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, मतलब उसकी डाइपोल मोमेंट फाइनली मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएगी, तब टॉर्क जीरो होगा। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो देयर आर सम स्पेशल केसेस, if
थीटा इज 90 डिग्री, ये सिचुएशन है, हमारा डाइपोल जो है ना ऐसे पड़ा हुआ है, लाइक दिस। डाइपोल मोमेंट ऐसे ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो उस केस में टॉर्क विल बी m इंटू बी, मैक्सिमम टॉर्क, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है सिचुएशन में। दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, पहले से 0 डिग्री है, तो टॉर्क 0 लगेगा, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तब भी टॉर्क 0 लगेगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो है ना, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, या अब इक्विलिब्रियम में चला गया, उसके बाद टॉर्क नहीं लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, ठीक है। जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये वाला बन जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम भी बना देते हैं, आपको पूछा भी जा सकता है। ऐसे पड़ा हुआ है मैग्नेट, यहाँ है साउथ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल। तो डाइपोल मोमेंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो टॉर्क 0 लगेगा। दूसरा है थीटा 180 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल होता है, इसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो फिर ये वापस उसी स्टेट में नहीं जाएगा, स्टेबल में चला जाएगा डाइपोल। तो ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में और डाइपोल में 180 डिग्री का एंगल हो। जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे है, साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, तो डाइपोल मोमेंट इधर चलेगी ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है, तो थीटा 180 डिग्री है। तो ये दोनों डायग्राम आपको याद रखने हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होते हैं जिसमें टॉर्क 0 होता है। स्टेबल के केस में थीटा 0 होता है, अनस्टेबल के केस में थीटा 180 डिग्री होता है। अब टॉर्क मैक्सिमम इस सिचुएशन में लगता है, अगर कोई और एंगल है थीटा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम से कम लगेगी। हर एंगल पे आप टॉर्क निकाल सकते हो, कितना टॉर्क लगेगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन किधर होती है टॉर्क की, तो वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है हमें। राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि टो वेक्टर इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो आपने म्यू वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखना है, इस डायग्राम पे आ जाए। म्यू वेक्टर मतलब ऊपर रखो अपनी फिंगर्स वर्टिकली अप, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, मतलब ऐसे घूमेंगी आपकी फिंगर्स। तो जब ऐसे फिंगर्स घुमाओगे आपका थंब जो है स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो मतलब टॉर्क की डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर है फॉर दिस डायग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से म्यू वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करने से जिधर आपका थंब चला जाता है उधर टॉर्क हमारा चला जाएगा डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ जी, तो ये कुछ बेसिक्स थे बच्चे मैग्नेटिक डाइपोल के साथ रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड रहती है। जैसे इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या रिलेशन है, एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है, वो हम रिलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हम मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को समझेंगे। मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हमने पढ़ ली। मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है एक हमारे पास, ठीक है। परमेबिलिटी है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उनके पीछे क्या थ्योरी है, डायमैग्नेटिज्म की क्या थ्योरी है, वो कैसे शो होता है किसी मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिज्म कैसे शो होता है, फेरोमैग्नेटिज्म कैसे शो होता है, ये सब चीजें फिर हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। So thanks for watching. We will meet in the next class.